हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत करता हूं मैं प्लस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। हमारी चर्चाएं चल रही थी रीट को लेकर, और रीट में हम राजस्थान के प्रमुख राजवंश पढ़ रहे थे, और उन्हीं राजवंशों में हम चौहान राजवंश की बात कर रहे थे, जिनमें आज हमारा लास्ट सेशन होगा। क्योंकि चौहान राजवंश को हमने काफ़ी डिटेल में इनकी चर्चाएं कर ली, तो आज हम कोटा में जो चौहान है, इस कोटा के चौहान शासकों की बात करेंगे कि कोटा में कौन कौन से शासक हुए थे। देखो, कोटा का नाम कोटा क्यों पड़ा? क्योंकि यहाँ पर भील जो थे, और भीलों की एक शाखा कोटिया भील, तो यहाँ पर जो भील थे वो कौन सी भील थे? कोटिया भील के नाम पर यहाँ पर क्या पड़ा था? कोटिया भील इसका नाम पड़ा था। किसका? कोटिया भील के नाम पर नाम क्या पड़ा था यहाँ पर? इसका कोटा नाम पड़ा था। क्योंकि कोटा में शासन कौन करते थे? पहले भीलों के द्वारा किया जाता था। बूंदी पर किसका अधिकार था? तो मीणाओं का अधिकार था। और हमने बात कर ली थी कि बूंदी का जो नाम बूंदी पड़ा वो किसके नाम पर पड़ा था? तो बुंदा मीणा के नाम पर किसका नाम पड़ा था? बूंदी का नाम बूंदी पड़ा था, है ना। कोई पूछे तो आप बता देना, कोटा का नाम किसके नाम पर पड़ा है? कोटिया भील के नाम पर। इस कोटा का प्राचीन नाम जो था वो नंदग्राम था। कौन सा नाम था? नंदग्राम। और ये बूंदी से अलग होकर ही क्या बना है? कोटा राज्य का स्थापना होती है। और कब होती है? 1631। देखो, आप थोड़ी सी हम बात करते हैं इसकी। बूंदी का एक शासन था रतन सिंह। कौन सा शासक था? रतन सिंह। हमने बात कर ली थी इस रतन सिंह की। यह रतन सिंह कैसा शासक था? तो ये एक न्यायप्रिय राजा था। कैसा राजा था? तो ये न्यायप्रिय राजा था। और इस कौन सा राजा था ये? न्यायप्रिय। तो ये एक न्यायप्रिय राजा था। ठीक है, ये न्यायप्रिय राजा था। और इसके समकालीन दिल्ली का जो मुगल बादशाह था, कौन सा था? जहांगीर था। मुगल बादशाह कौन था? जहांगीर। तो ये मुगल बादशाह जहांगीर के समकालीन था कौन? रतन सिंह। और ये न्यायप्रिय था। तो न्यायप्रिय होने के कारण जहांगीर ने इसे एक उपाधि दी, और उस उपाधि का नाम क्या था? रामराज। कौन सी? रामराज। हम कहते हैं ना कि न्याय तो किसके समय थी? राजा राम के समय, यानी राम जी के राज्य में क्या थी? न्याय थी। उसी के आधार पर इन्हें उपाधि क्या दी गई थी? रामराज की दी गई थी, है ना। ये रतन सिंह जो था, ये रतन सिंह आपका चित्रकला प्रेमी भी था। कैसा प्रेमी था? चित्रकला, यानी ये पेंटिंग लवर भी था। तो इस कारण से जहांगीर ने इन्हें एक उपाधि दी, और उस उपाधि का नाम क्या था? तो ये उपाधि दी थी इन्होंने सर बुलंद राय की। कौन सी उपाधि? सर बुलंद राय। ये सर बुलंद राय की उपाधि किसने दी थी? जहांगीर ने दी थी। क्यों दी थी? क्योंकि ये चित्रकला प्रेमी था। और जहांगीर तो चित्रकला का इतना बड़ा प्रेमी था, इतना शौकीन था। और जहांगीर तो इतना बड़ा चित्रकार था कि जहांगीर ने कह दिया था कि जहांगीर ने यह कहा कि आप किसी भी व्यक्ति के द्वारा कोई भी चित्र लाके दे दो मेरे को, मैं बता दूंगा कि ये चित्र उस व्यक्ति के द्वारा, उस चित्रकार के द्वारा बनाया गया है। और जहांगीर ने यह भी कहा कि अगर उस चित्रकार में, उस चित्र में अगर किसी ने आंख अलग व्यक्ति ने बनाई है, नाक अलग व्यक्ति ने बनाया है, उसका कान अलग व्यक्ति ने बनाया है, उसका चेहरा अलग व्यक्ति ने बनाया है, उसके हाथ अलग व्यक्ति ने बनाए हैं, तो मैं बता दूंगा कि इसका हाथ इस चित्रकार ने बनाया है, इसका कान इस चित्रकार ने बनाया है, और इसका जो चेहरा है ये इस चित्रकार ने बनाया था। तो इतना बड़ा चित्रकार कौन था? जहांगीर। तो जहांगीर तो खुद चित्रकला का प्रेमी था। जहांगीर के काल को तो चित्रकला के जो काल है, इस चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। कि जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है ना। हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल अकबर के काल को कहा जाता है ना। तो हम आगे की बात करेंगे। तो जहांगीर तो खुद क्या था? पेंटिंग प्रेमी था, है ना। पेंटिंग लवर्स था। तो ये पेंटिंग लवर था कौन? जहांगीर। और ये भी क्या था? पेंटिंग लवर। इस कारण से इसको उपाधि दी थी सर बुलंद राय की। अब ये कोई चित्रकार और न्याय प्रेमी भी नहीं था, ये एक योद्धा भी था, कुशल योद्धा था। कौन? रतन सिंह। और रतन सिंह शासन कहाँ का है? ये बूंदी का है। अभी हम बात कहाँ की कर रहे हैं? थोड़ी सी हम बूंदी की बात कर रहे हैं, क्योंकि घटनाओं को समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे चलना होता है ना। तो घटनाओं को हम समझते समझते आगे बढ़ेंगे तो हमें क्या हो जाएगी? चीजें बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। तो जैसे ही बूंदी का शासक कौन है? रतन सिंह है। रतन सिंह क्या है? न्याय प्रेमी होने के कारण जहांगीर ने एक उपाधि दी, रामराज की उपाधि। और चित्रकला प्रेमी होने के कारण जहांगीर ने इसे उपाधि दी कौन सी? सर बुलंद राय की। अब देखो, ये रतन सिंह, जो रतन सिंह है, ये रतन सिंह एक अच्छा योद्धा भी था। और इस जहांगीर का एक पुत्र था जिसका नाम था खुर्रम। कौन सा नाम था? खुर्रम नाम था।
इस जहांगीर का एक पुत्र था और उस पुत्र का नाम क्या था भाई? खुर्रम था। कौन था? खुर्रम। तो ये जहांगीर जो है, देखो इस जहांगीर का एक पुत्र, उस पुत्र का नाम क्या है? खुर्रम। और ये खुर्रम आगे जाकर क्या बना? शाहजहां। यानी शाहजहां के नाम से ये क्या बनता है? मुगल बादशाह बनता है ना। अब ये खुर्रम जो है ये 1822 के लगभग क्या कर देता है? अपने पिता जहांगीर के विरुद्ध क्या कर देता है? विद्रोह कर देता है। और ये होता है कहाँ है? दक्षिण भारत में होता है। तो दक्षिण भारत में किसको नियुक्त किया गया था? रतन सिंह को। तो इस रतन सिंह को कहा कि आप जाओ और आप जाकर इस खुर्रम को क्या करो? इसके विद्रोह का दमन करो। तो रतन सिंह यहां से जाता है और रतन सिंह ने ना केवल खुर्रम के विद्रोह का दमन किया, बल्कि इस खुर्रम को क्या कर लिया था? बंदी ही बना लिया था। और बंदी बना लिया तो उसके बाद में जहांगीर के पास में मैसेज भेजा कि साहब आपका काम हो गया है, आपने तो विद्रोह के दमन की बात की थी, हमने तो बंदी बना लिया। तो इसने कहा जहांगीर ने कि आप बढ़िया काम किया, आपने बहुत अच्छा काम किया, आप थोड़े दिन उसको अपने पास रखो ताकि क्या हो, भाग भूग ना जाए और ज्यादा अपद्रव मतलब ना मचाए ना। तो इसने क्या कर लिया था? इसको बंदी बनाकर रख लिया। अब इस रतन सिंह का एक बेटा था हरि सिंह। क्या नाम था इसका? हरि सिंह। तो इस हरि सिंह को क्या कर दिया था? इसने तैनात कर दिया था किसका ध्यान रखने के लिए? इस खुर्रम का ध्यान रखने के लिए। इसने बंदी बनाया और बंदी बनाने के लिए इसको ध्यान रखने के लिए किसको तैनात कर दिया? अपने पुत्र हरि सिंह को। तो ये हरि सिंह बड़ा बदमाश टाइप का आदमी था। तो हरि सिंह क्या करता था कि गर्मियों का मौसम था, तो इस समय इस खुर्रम को कहता कि खुर्रम पंखा लेके आ जा, बाल डाल मेरे, हवा डाल मेरे। तो ये खुर्रम क्या करता? इसके भाई अब क्या करे, तो बंदी था बेचारा, इससे तो जैसा जैसा बोले उसको तो करना पड़े, और ना करे तो ये मारे। बहुत खतरनाक व्यक्ति था, बहुत खतरनाक बदमाश टाइप का व्यक्ति था एकदम। तो हरि सिंह इससे मतलब कभी कभी तो इनके में इतनी लड़ाइयां भी होती, कभी कभी तो पीट देता था इसको। एक बार तो इसका हाथ तोड़ दिया था। तो ये खुर्रम परेशान होकर शाहजहां के इसे है रतन सिंह के पास में मैसेज करता है एक दिन। खुर्रम परेशान होकर रतन सिंह के पास में मैसेज करता है कि रतन सिंह जी यार, माना कि मैंने अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह किया, मेरे पिता ने आपको मेरा विद्रोह दबाने के लिए भेजा, आपने मुझे बंदी बनाया, मुझे पता है कि मेरी गलती है, लेकिन यार थोड़ा बहुत तो कैदियों के साथ में रहम करूं। आपने इस हरि सिंह को भेजा, ये हरि सिंह तो इतना बदमाश टाइप का व्यक्ति कि ये तो मेरे साथ में इतनी इतनी हरकतें कर रहा है कि मेरे यहाँ हाथ तोड़ दिए यहाँ पर। तो इस रतन सिंह को पता चला कि यार हाँ सही बात है, कैदियों के साथ में ऐसा नहीं करना चाहिए। और फिर यार वो शहजादा है, ये खुर्रम कौन है? शहजादा ही तो है, आगे चलकर सलीम जो शाहजहां के नाम से राजा बनेगा, तो ये शहजादा है। तो इस रतन सिंह ने कहा यार ठीक है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो रतन सिंह का एक दूसरा व्यक्ति था माधो सिंह। इसका एक पुत्र और था और उसका क्या नाम था? माधो सिंह। फिर इस माधो सिंह को भेजा। ये माधो सिंह बड़ा डेंजर आदमी था, बड़ा दिमाग वाला आदमी था। इस माधो सिंह को पता था कि ये आज तो क्या है हमारी कैद में है, लेकिन कल को जहांगीर के मरने के बाद में ये क्या बनेगा? राजा बनेगा। तो हमें इसके साथ में अच्छा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि कल ये राजा बनेगा तो कल को क्या करेगा? हमारी भी सहायता। ऐसा ऐसा मतलब इसने दिमाग लगाया, और ऐसा बड़ा समझदार व्यक्ति भी था, अच्छा व्यक्ति था। तो ये माधो सिंह को नियुक्त करता है। माधो सिंह इसके पास में जाता है, तो माधो सिंह ने इसके लिए बहुत अच्छी अच्छी काम की, इसको अच्छा खाना दिया। ये हरि सिंह तो इसको खाना भी अच्छा नहीं देता था, कोई बच जाती रात की ठंडी ठंडी रोटियां तो वो दे देता था इसको। तो ये मतलब परेशान था खुर्रम इससे। तो जैसे ही माधो सिंह गया तो माधो सिंह ने अच्छा अच्छा व्यवहार किया, अच्छा खाना दिया, इसका पूरा ध्यान रखा। और ध्यान रखने के बाद में ये जो इसके जहांगीर के दरबार में ऐसी अफवाहें फैल गई थी आगरा में कि मतलब खुर्रम को क्या हो सकता है, मरवाएंगे ऐसा वैसा, मतलब क्योंकि इसने पिता के विरुद्ध विद्रोह किया है और विद्रोह अपने बादशाह के विरुद्ध किया है, तो मतलब थोड़ा सा बड़ा प्रभाव होता है। तो लोगों ने ऐसी बातें उते बनाई। तो इन रतन सिंह ने और इस माधो सिंह ने कहा कि यार इसको मरवा भी सकते हैं आप इस टाइम पर। तो इस माधो सिंह ने कहा खुर्रम को कि अब तू यहाँ से भाग जा। इसने कहा क्या बात हुई? अरे कि बात बूत छोड़, तू यहाँ से भाग जा। तो इसको यहाँ से क्या कर देते हैं? फरार कर देते हैं। फिर ये मेवाड़ साइड की ओर से उधर चला गया था, है ना। तो उसके बाद में माधो सिंह जब ये फरार होता है तो ये खुर्रम ये सोचता है कि यार बड़ा कितना अच्छा व्यक्ति है माधो सिंह। इसके मन में ये भा जाता है, इसको प्रसन्नता होती है इस माधो सिंह से मिलने के बाद में, क्योंकि ये दोनों आपस में अच्छी अच्छी बातें करते थे, खूब इनके बीच में दोस्ती थी। तो इस प्रकार से माधो सिंह के साथ में क्या करता है? अच्छा बर्ताव, यानी माधो सिंह बहुत अच्छा बर्ताव करता है, इससे प्रसन्न होता है। और जो व्यक्ति अच्छा काम करता है उससे क्या होते हैं? प्रभावित होते हैं लोग। तो इस माधो सिंह से भी ये क्या हो गया? प्रभावित। और जब ये कहा जाता है कि जब ये भाग रहा था यहाँ से, तो इसने भागते वक्त कुरान पर ही हाथ रख के कसम खाई थी कि माधो सिंह कभी अच्छा वक्त आएगा तो मैं भी आपको याद करूंगा। किसको? माधो सिंह को। क्योंकि माधो सिंह अच्छा व्यक्ति था। इस माधो सिंह ने क्या किया था? इसका साथ में
अच्छा बर्ताव किया, और बंदी बनाए हुए व्यक्ति के साथ में इतना अच्छा बर्ताव कोई करता है तो उससे व्यक्ति तो प्रभावित होता ही है, अगला वाला सामने वाला। तो इसने खाई। अब भाई वक्त आई, बात आई कि इस रतन जहांगीर की तो क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो ये जहांगीर मृत्यु हुई तो वो दिन आया 1631 का। 1631 ईस्वी को इस खुर्रम ने याद किया किसको, माधो सिंह को, और माधो सिंह को कोटा का एक स्वतंत्र राजा बनाया। किसका, कोटा का स्वतंत्र राजा। देखो कोटा पहले ही जीत लिया था, किसने अधिकार कर लिया था, जेतर सिंह ने। कोटा को स्वतंत्र, कोटा राज्य का इसको बनाया है माधो सिंह को, और इस माधो सिंह को क्या बनाया है, तो कोटा राज्य का स्वतंत्र प्रभार दिया है। कोटा राज्य का स्वतंत्र शासक किससे बनाया है, माधो सिंह को। बनाया किसने है, तो सांझा ने बनाया। किसने बनाया है, सांझा ने बनाया है। किसको बनाया है, माधो सिंह को। क्यों, क्योंकि जब ये खुर्रम ये विद्रोह करता है अपने पिता जहांगीर के विरोध में, तब ये जब कैद में रहता है रतन सिंह के, तो उसकी देखभाल के लिए रतन सिंह ने किसको नियुक्त किया था, माधो सिंह को। और माधो सिंह इसके साथ में अच्छा बर्ताव करता है, क्योंकि माधो सिंह को ये पता था कि कल को जाकर ये आगे चलकर जहांगीर के बाद में क्या बनेगा, राजा बनेगा। तो ये शहजादा था, तो इस शहजादे की तरह ही इसके साथ में क्या होना चाहिए, बर्ताव होना चाहिए। तो ये प्रसन्न होता है, और प्रसन्न होने के बाद में जैसे ही जहांगीर की मृत्यु होती है, राजा अगला बनता है शाहजहां, यानी मुगल बादशाह शाहजहां बनता है। और शाहजहां ने कहा कि भाई साहब आज वो दिन आ गया है जिस दिन मैंने कुरान पर हाथ रखकर ये सौगंध खाई थी कि एक दिन अच्छा वक्त आया तो मैं जरूर तुझे याद करूंगा माधो सिंह। तो इसने याद किया, वो दिन आया था 1631 का। और 1631 में जो बूंदी है, इस बूंदी से पृथक हो गया था कौन, कोटा। देखो कोटा पहले ही 1276 में अधिकार कर लिया था जेतर सिंह ने, लेकिन अभी तक क्या है, कोटा जो है वो बूंदी के अधीन ही आ रहा है। लेकिन अब जो है कोटा का अलग, कोटा को पूरी तरह से अलग कर दिया किसने, शाहजहां ने। किससे, बूंदी से। और बूंदी वालों को यह कह दिया कि इसमें आप अब जो कोई भी है, बूंदी अलग है, कोटा अलग है, बूंदी वाले आप जाने, कोटा वाले अलग रियासत हैं, कोटा वाले स्वतंत्र शासक हैं। अब जो कोटा है वो बूंदी के अधीन नहीं है। और कोटन का स्वतंत्र प्रभार, जो कोटा राज्य है, इस कोटा रियासत का स्वतंत्र शासक किसे बनाया था, तो माधो सिंह को बनाया था। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। इतनी चीज आपको समझ में आई, आगे बढ़ते हैं ना। कोट या बेल के नाम पर इस कोटा का नाम पड़ा था। स्थापना कब होता है, 1631 ईस्वी में। किसके द्वारा, सांझा के द्वारा, क्योंकि सांझा ने किसको, माधो सिंह को बनाया। और यहां पर संस्थापक कौन है, तो संस्थापक है माधो सिंह। कौन है, माधो सिंह। और माधो सिंह जो है वो रतन सिंह का पुत्र है। रतन सिंह कहां का शासक था, बूंदी का शासक है। इस बूंदी के शासक रतन सिंह का पुत्र कौन है, माधो सिंह। और इस माधो सिंह को कौन शासक बनाता है, तो जो सांझा है वो सांझा यहाँ पर कोटा का स्वतंत्र शासक किसको बनाता है, माधो सिंह को बनाता है। अब देखो हुआ क्या था कि ये माधो सिंह जो था वो अच्छा एक लड़ाकू सेनापति भी था। ना केवल ये बातें मीठी मीठी करता था, बल्कि ये कुशल एक योद्धा भी था। तो इस शाहजहां ने मध्य एशिया को जीतना चाहा, और मध्य एशिया को जीतना चाहा तो इसने सेना भेजी। और सेना भेजी तो किसको भेजा साथ में, इस माधो सिंह को भेजा। और इस माधो सिंह के साथ में एक तो ये माधो सिंह था, और एक था इसका पुत्र, शाहजहां का पुत्र कौन था, मुराद। और एक इसको भेजा, इस मुराद को भेजा। ये मुराद तो भाई साहब बीच में ही क्या करता है, यहां से भाग जाता है। और भाग जाता है तो ये लड़ता हुआ कौन लड़ता है, अकेला ये माधो सिंह लड़ता है। कौन लड़ता है, माधो सिंह। जैसे इस बात का पता चला कि माधो सिंह अकेला लड़ रहा है, किसको पता चला, शाहजहां को। और मुराद तो क्या है, बीच में ही वहां से भाग गया। तो ये शाहजहां प्रसन्न होता है, और प्रसन्न होने पर अपने पुत्र है इसका एक औरंगजेब, इस औरंगजेब को भेजता है। और इस औरंगजेब के साथ में अपना जो सबसे प्रिय घोड़ा था, उस घोड़े का नाम था बाज बहादुर। ये बाज बहादुर घोड़ा क्या करता है, इसको भेंट करता है, किसको, माधो सिंह को। तो ये प्रसन्न होता है शाहजहां किससे, माधो सिंह से। क्यों, क्योंकि इन्होंने मध्य एशिया में युद्ध लड़ा है। किसने, माधो सिंह ने। किस किस लिए, शाहजहां के लिए। भाग कौन आया था, मुराद। बाज रफ्तार नाम का घोड़ा कौन लेके आया था, तो ये लेके आया था कौन, आपका औरंगजेब, है ना। तो ये चीज ध्यान रखना। आगे शासक बनता है मुकुंद सिंह हाड़ा। इस मुकुंद सिंह हाड़ा ने कोटा में एक महल बनाया था, जिस महल का नाम है अबली मिणी का महल। और इस अबली मिणी के महल को कहा जाता है राजस्थान का ताजमहल। क्या कहा जाता है,
राजस्थान का ताजमहल नहीं, हाड़ौती का ताजमहल। कि हाड़ौती का ताजमहल किसे कहा जाता है? अबलीमणि के महल को कहा जाता है। और राजस्थान का जो ताजमहल है ये कहा जाता है जसवंतथड़ा को। और जसवंतथड़ा का निर्माण कौन करवाता है? तो जसवंत सिंह, यानी अपने पिता की याद में इस सरदार सिंह जो था, इस सरदार सिंह करवाता है जसवंतथड़ा का निर्माण। और सरदार सिंह का पिता था कौन? जसवंत सिंह। तो इस जसवंत सिंह की याद में जसवंतथड़ा का निर्माण करवाता है कौन? सरदार सिंह। और इस जसवंतथड़ा को देखो, तीन चीजें आपको मैं लिख देता हूं यहां पर। एक तो है आपका राजस्थान का ताजमहल, राजस्थान का ताजमहल। एक आपसे प्रश्न बनेगा, हाड़ौती का ताजमहल। एक आपसे प्रश्न पूछेगा, कांठल का ताजमहल। कांठल का ताजमहल। ये जो तीनों प्रश्न है इनके उत्तर देखो। आपसे पूछा गया प्रश्न क्या है कि राजस्थान का ताजमहल, तो आप कहोगे जसवंतथड़ा, जसवंतथड़ा। आपसे पूछा हाड़ौती का ताजमहल, तो आप बोलोगे अबलीमणि का महल, अबलीमणि का महल। आपसे पूछा जाएगा कांठल का ताजमहल, तो काका जी की, काका जी की दरगाह। कौन सी दरगाह? काका जी की दरगाह। देखो, आपसे अगर पूछा जाए कि हाड़ौती का ताजमहल कौन सा है, तो आप कहोगे क्या? अबलीमणि का महल। निर्माण किसने करवाया है? मुकुंद सिंह हाड़ा ने करवाया है कहां पर हाड़ौती का ताजमहल? तो हाड़ौती का जो ताजमहल है वो कहां पर है? आपका कोटा में है। कहां पर है? कोटा में। जसवंतथड़ा आपका कहां पर है? जोधपुर में। कहां पर है? जोधपुर में। निर्माण किसने करवाया है? सरदार सिंह ने। किसकी याद में? अपने पिता जसवंत सिंह की याद में करवाया है। किसका निर्माण? जसवंतथड़ा। अधिकतर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि जसवंतथड़ा का निर्माण किसने करवाया, तो हम क्या बताते हैं? हम ये बताते हैं कि जसवंत सिंह ने करवा दिया, क्योंकि हमसे नाम से स्पष्ट हो रहा है जसवंतथड़ा जसवंत सिंह ने करवाया होगा। लेकिन ये गलत हो जाएगा साथियों। जसवंत सिंह की याद में उसका पुत्र करवाता है, और उस पुत्र का नाम क्या है? सरदार सिंह। क्या नाम है उसका पुत्र का? सरदार सिंह नाम है ना। और अबलीमणि के महल का निर्माण कोटा में मुकुंद सिंह हाड़ा करवाता है। और कांठल के ताजमहल किसको कहा जाता है? तो ये काका जी की जो दरगाह है, और ये काका जी की दरगाह कहां पर है? प्रतापगढ़ में। कहां पर है? प्रतापगढ़ में है। ठीक है ना। तो ये चीजें हैं, तीनों चीज आपको क्लियर होगी। आपसे पूछे कि राजस्थान का ताजमहल, तो आप कहोगे जसवंतथड़ा। कहां पर है? जोधपुर में। आपसे पूछे हाड़ौती का ताजमहल, तो आप कहोगे अबलीमणि का महल। कहां पर है? कोटा में है। आपसे पूछे कांठल का ताजमहल, तो आप कहोगे क्या? काका जी की दरगाह। काका जी की दरगाह कहां पर है? प्रतापगढ़ में। और हाड़ौती का ताजमहल, अबलीमणि का महल कोटा में है ना। तो ये चीजें आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। मुकुंद सिंह हाड़ा की हमने बात कर ली। उसके बाद में देखो अबलीमणि का महल बनवाया था, और 1858 में धर्मत के युद्ध में दारा सिकों की ओर से लड़ता हुआ मारा जाता है कौन? मुकुंद सिंह हाड़ा। कौन मारा जाता है? मुकुंद सिंह हाड़ा मारा जाता था। किसकी ओर से लड़ता हुआ? दारा सिकों की ओर से लड़ता है, इसके पक्ष में लड़ता है। और 1858 में धर्मत का युद्ध में मारा जाता है, क्योंकि शाहजहां के जो पुत्र थे, शाहजहां के पुत्रों में उत्तराधिकार संघर्ष हुआ था। उस उत्तराधिकार संघर्ष में एक युद्ध होता है धर्मत का युद्ध 1658 में, और उसमें ये मुकुंद सिंह हाड़ा दारा सिकों की ओर से लड़ता हुआ क्या होता है? वीरगति को प्राप्त होता है, यानी देश के काम आ जाता है। कौन? मुकुंद सिंह हाड़ा। तो इतनी चीजें आपको ध्यान में रखनी है ना। भीम सिंह, ये भीम सिंह जो था वो वैष्णव संप्रदाय का व्यक्ति था। कौन से संप्रदाय का? वैष्णव संप्रदाय का। ये स्वयं का कृष्ण में इतना बड़ा भक्त था कि इसने स्वयं का नाम कृष्णदास रख लिया, और कोटा का नाम क्या कर दिया था? नंदग्राम कर दिया था। और शेरगढ़ 12 में एक जगह पड़ती है बरसाना, शेरगढ़ 12 का नाम क्या कर दिया था इसने? बरसाना कर दिया था। और इस बरसाना में एक मंदिर का निर्माण करवाया, सांवरिया सेठ का मंदिर। कौन सा मंदिर? सांवरिया जी के मंदिर का निर्माण करवाता है कौन? भीम सिंह। और बुद्ध सिंह के समय इसने क्या किया था? बुद्ध सिंह तो उत्तराधिकारी नहीं हो रहा था, तो उस प्लानिंग में लगा हुआ था, बिजी था, तो बुद्ध सिंह ने इतना ध्यान नहीं दिया, उसके पुत्र नहीं हो रहा था। उसके बाद में उमेद सिंह बुढ़ापे में जाकर हुआ था। याद आया क्या कुछ आपको? तो उस बुद्ध सिंह, बूंदी वाले बुद्ध सिंह के समय ये बूंदी पर क्या करता है? आक्रमण करता है, और आक्रमण करने के कारण वहां से 2 तोप लेकर आ जाता है।
एक तो है कड़क बिजली और एक है धूलधानी तोप। कौन सी? धूलधानी तोप। देखो नाम भी कैसे हैं, धूलधानी। तो एक तो कड़क बिजली और एक धूलधानी तोप कहां से लेकर आता है? बूंदी से लेकर आता है। कहां लेकर आता है? कोटा में लेकर आता है। कौन लेकर आता है? भीम सिंह। किसके समय बूंदी पर आक्रमण करता है? तो बुद्ध सिंह के समय करता है ना। और बुद्ध सिंह क्या किस में बिजी था? थोड़ा सा बिजी था, है ना। दुर्जन साल, ये दुर्जन साल देखो कि कोटा का वह शासक जिसने हुरडा सम्मेलन में भाग लिया। हुरडा सम्मेलन में पहले भी बता चुका हूं, अब फिर बता रहा हूं कि 17 जुलाई 1734 को कहां पर होता है? भीलवाड़ा। कहां होता है ये? तो भीलवाड़ा एक जिला जगह पड़ती है, भीलवाड़ा। जिला कौन सा पड़ता है? भीलवाड़ा। उस भीलवाड़ा में एक गांव है हुरडा, वहां पर एक सम्मेलन होता है। कौन सा? हुरडा सम्मेलन। और इस हुरडा सम्मेलन को किया क्यों गया था? क्योंकि मराठा जो थे वो राजस्थान में बहुत अधिक मात्रा में लूटपाट कर रहे थे। इन मराठाओं पर अंकुश लगाने के लिए, इन मराठाओं के विरुद्ध शक्ति एकत्रित करने के लिए, शक्ति को संगठित करने के लिए इन्होंने एक सम्मेलन किया, जिस सम्मेलन का नाम था हुरडा सम्मेलन। और इसमें यह कहा गया था, ऐसा प्रयास किया गया था कि हम राजस्थान के सभी राजा अगर एकजुट होकर इन मराठों के खिलाफ लड़ें तो इन मराठों की इतनी औकात, इन मराठों की इतनी हिम्मत नहीं होगी कि हमारे राजस्थान में आकर, हमारे राजपुताना इस क्षेत्र में आकर ये हमारे साथ में क्या करें? लूटपाट करें। तो इन मराठाओं के खिलाफ शक्ति का संगठन करना, शक्ति को एकत्रित करना किसका उद्देश्य था? मुख्य हुरडा सम्मेलन का उद्देश्य। कहां हुआ था हुरडा सम्मेलन? तो भीलवाड़ा में हुआ था। कब हुआ था? 17 जुलाई 1734। अगर सीधा याद रखेंगे तो आप ऐसे भी याद रख लो 17/7/1734, 17/7/1734 याद हो जाएगा ना। पर ये देखना कि यहां पर जुलाई भी आ सकता है एग्जाम में, क्योंकि ऐसा नहीं मिल सकता है ना। उसके बाद में उमेद सिंह, आगे का शासक कौन बनता है? उमेद सिंह। और उस उमेद सिंह का एक दीवान था, उस दीवान का नाम था झाला जालिम सिंह। और इस जालिम सिंह को यह कहा जाता है कि ये क्या था? हाड़ौती का दुर्गादास राठौड़। इस झाला जालिम सिंह को हाड़ौती का दुर्गादास राठौड़ कहते हैं। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार से दुर्गादास राठौड़ ने अजीत सिंह के प्राण बचाए थे, और अजीत सिंह से प्राण बचाने के लिए, औरंगजेब से बचाने के लिए, उसके जंगल से छुड़ाने के लिए उसने 30 वर्षों तक संघर्ष किया था और अपना पूरा जीवन खपा दिया था उस व्यक्ति ने। किसके लिए? अपने राजा को बनाने के लिए, अपने उस राज्य के प्रति अपने दायित्व, अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए। उसी प्रकार से इस झाला जालिम सिंह ने भी क्या किया? अपने राज्य के प्रति, अपने पूरे कर्तव्य के लिए, अपने निष्ठा के साथ में पूरा क्या करता है? इस राज्य के प्रति स्वामी भक्ति निभाता है। और स्वामी भक्ति दिखाते हुए इस राज्य के प्रति जो जो कर्तव्य इसके बनते हैं ये सारे करता है, अपना कर्तव्य पूरे करता है। लेकिन आगे चलकर एक शासक बनेगा, उसका नाम आएगा किशोर दास, तब हम आगे बात कर लेंगे, है ना। जालिम सिंह हाड़ौती का दुर्गादास राठौड़ मैंने बता दिया। और ये अंग्रेजों के साथ में क्या करता है? सहायक संधि करता है। सहायक संधि कौन करता है? तो यहाँ का शासक तो उस समय कौन था? उमेद सिंह। लेकिन सहायक संधि करने वाला व्यक्ति कौन है? झाला जालिम सिंह है। किसके साथ में करता है? तो इसके समय गवर्नर जनरल तो कौन था संधियों के समय? लॉर्ड हेस्टिंग्स था। और उसका प्रतिनिधि था चार्ल्स मेटकॉफ, जिसने क्या की थी? सहायक संधियां की थी, है ना। अब एक आगे का शासक बनता है किशोर दास। तो देखो झाला जालिम सिंह जो था वो यहाँ कोटा राज्य का दीवान हुआ करता था। तो अब हुआ क्या कि झाला जालिम सिंह की जो शक्तियां थी वो चरम पर था, क्योंकि इस व्यक्ति का जो व्यक्तित्व था वो इतना महान था। इसका बोलने का तरीका, इसका शासन का प्रति अपनी जो पहचान थी, अलग इसका व्यक्तित्व था। शासन के प्रति जो भी इसकी जो मतलब इसकी सूझबूझ थी, इसकी मतलब रणनीति थी, वो इतनी अच्छी थी कि जो भी लोग आते वो इस किशोर दास से, ये थोड़ा सा मनमुटाव व्यक्ति था, अलग टाइप का, अलग मिजाज का आदमी था, ये थोड़ा सा सुमड़ा टाइप का व्यक्ति था, तो ये सुमड़ा सा बैठा रहता था ना। तो लोग इसके पास में ज्यादा जाना पसंद नहीं करते थे। तो जो भी लोग दरबार में आते वो किससे मिलते? झाला जालिम सिंह से। कोई भी आता वो कहता झाला जालिम सिंह जी कहाँ हैं? झाला जालिम सिंह जी अगर हैं तो मिल लेंगे, वरना वापिस चले जाएंगे। जब वो आते तभी इनसे मिलते। तो किसी ने लाइन लगी हुई थी, झाला जालिम सिंह के पास में लाइन लग जाती थी लोगों की, और इसके पास में कोई नहीं आता। तो एक दिन ऐसे ही बैठा था, तो इसके पास में कोई व्यक्ति गया और जाकर कान भर दिए कि महाराज उधर देखो वो कौन है? कि वो तो जालिम सिंह है। कि आप कौन हो? कि मैं यहाँ का राजा महाराज हूं। कि वो कौन है? कि वो तो दीवान है। कि आपसे मिलने के लिए कोई नहीं आता और उससे मिलने के लिए इतनी ज्यादा भीड़ होती है। आप राजा आप हो, आपका कर्तव्य होता है, कोई भी डिसीजन होता है, कोई भी बात होती है तो आपको निर्णय लेना चाहिए। झाला जालिम सिंह कौन है? तो ये
किशोर दास है वो इनकी बातों में आ जाते हैं, लोगों की बातों में, और थोड़ी सी अपनी बुद्धि का प्रयोग न करते हुए इस झाला जालिम सिंह से क्या कर लेते हैं, मनमुटाव कर लेते हैं। और फिर इन दोनों के बीच में एक युद्ध होता है जिस युद्ध का नाम है मांगरोल का युद्ध। और ये मांगरोल का जो युद्ध होता है, ये मांगरोल स्थान कहाँ पड़ता है, तो ये बारां में पड़ता है। कहाँ पड़ता है मांगरोल, बारां में पड़ता है। 1821 में युद्ध होता है किस किसके मध्य, किशोर दास वर्सेस झाला जालिम सिंह। अब आप झाला जालिम सिंह की शक्ति का अनुमान लगाइए कि इसका सहयोग करने के लिए कर्नल जेम्स टोड, जो जिसको राजस्थान के इतिहास का जनक कहा जाता है, जिसे घोड़े वाले बाबा के नाम से जानते हैं, वो अंग्रेज खुद किसकी सहायता के लिए आ रहा है, झाला जालिम सिंह की सहायता के लिए आ रहा है। तो ये झाला जालिम सिंह की सहायता कौन कर रहा है, देखो कर्नल जेम्स टोड। इस मांगरोल के युद्ध में कर्नल टोड ने सहायता की है किसकी, झाला जालिम सिंह की। जबकि 1817-18 की जो अधीनस्थ पार्थकी की संधियां हुई थी, उन संधियों के समय राजाओं को यह कहा गया था कि आप पर कोई भी हमला होगा, आपके साथ में कोई भी दिक्कत होएगी, आपके सामने कोई भी परेशानी आएगी, तो उसका सामना हम करेंगे, आपकी रक्षा हम करेंगे, आप पर कोई आंच नहीं आने देंगे। लेकिन वही अंग्रेज, उन्हीं अंग्रेजों का एक अंग्रेज अपनी सेना लेकर किसके लिए आता है, झाला जालिम सिंह के। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि झाला जालिम सिंह का जो किरदार था, जो व्यक्तित्व था, वो कितना महान रहा होगा अपने आप में, वो कितना गौरवशाली व्यक्ति रहा होगा अपने आप में, कि इसका सहयोग कौन कर रहे हैं, झाला कर्नल जेम्स टोड कर रहे हैं। किस युद्ध में, मांगरोल के युद्ध में। कब होता है, 1821 में होता है। किन किन के बीच में होता है, तो शासक किशोर दास और झाला जालिम सिंह के बीच में होता है। और झाला जालिम सिंह कौन है, कोटा राज्य के दीवान है, और किशोर दास कौन है, कोटा के शासक हैं। इस युद्ध में झाला जालिम सिंह का सहयोग कौन करते हैं, कर्नल जेम्स टोड करते हैं। तो हम इस बात से अनुमान लगाते हैं। फिर झाला जालिम सिंह ने इस किशोर दास को पीट दिया था, और विजय किसकी हुई थी, झाला जालिम सिंह की हुई थी। फिर किशोर दास यहां से मेवाड़ जो है, वो मेवाड़ के इस समय राजा थे भीम सिंह। मेवाड़ के राजा कौन थे, भीम सिंह। इस भीम सिंह से इस किशोर दास की थोड़ी सी बनती थी, तो ये जाता है इस भीम सिंह के पास में, और भीम सिंह के पास में जाकर रोने लगता है और कहता है कि महाराज मेरे साथ में तो ये हुआ। तो भीम सिंह ने मैसेज किया, भीम सिंह को पता था कि यार वो कितना स्वाभिमानी आदमी है, वो उस राज्य के लिए जीने वाला व्यक्ति है, ना तो उसको किसी राज्य की लालसा है, ना ही शासक बनने की उसकी इच्छा है। तो वो भीम सिंह इस जालिम सिंह के पास में मैसेज करता है कि यार तेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो इस जालिम सिंह ने कहा कि मैं तो सिर्फ देख ही रहा था, मैंने तो बहुत समझाया, बहुत कुछ कहा, लेकिन उनको लगा कि नहीं मैं ही हूं, तो मैंने तो कहा, देखा कि क्या क्या हो सकता है, क्या कर सकते हैं। तो फिर जालिम सिंह ने कहा, इस भीम सिंह ने कहा कि यार उसको शासक बना दो, ऐसी बातें नहीं है, ये अच्छी बातें नहीं है, आप दीवान हो और कोटा राज्य की आप वर्षों से खिदमत करते आ रहे हो, तो आपके ऊपर एक कलंक लगेगा। तो झाला जालिम सिंह ने कहा कि हम तो आज भी उन्हें राजा बनाने के लिए तैयार हैं, अभी उन्हें अपना राजा मानता हूं, वो आ जाए, मुझे ये राज्य पाने की, मुझे कोटे राज्य का शासक बनने की जरूरत नहीं है, ना ही मेरी ऐसी कोई मंशा है। तो फिर झाला जालिम सिंह जो है उस पुनः किशोर दास को शासक बना देता है। कोटा को जीतने के बाद में भी शासक किसको बनाता है, किशोर दास को बनाता है। इसे पता चलता है कि उस राज्य के प्रति उसकी स्वामी भक्ति कैसे थी, उन लोगों के प्रति उसकी स्वामी भक्ति कैसी थी, किसकी, झाला जालिम सिंह की। और इसीलिए झाला जालिम सिंह को हाड़ौती का क्या कहा जाता है, दुर्गादास राठौड़ कहा जाता है। वही दुर्गादास राठौड़ जिसे कर्नल जेम्स टोड ने मारवाड़ का अणबिंदिया मोती कहा था, वही दुर्गादास राठौड़ जिसने राठौड़ों का यूलिसेस कहा जाता है। राठौड़ों का यूलिसेस किसने कहा था, कर्नल जेम्स टोड ने। और इसे ही राठौड़ों का क्या जाता है, अणबिंदिया, मारवाड़ का अणबिंदिया मोती किसको, दुर्गादास राठौड़ की बात थी, वो जो मारवाड़ का जोधपुर का था ना। लेकिन हाड़ौती का दुर्गादास राठौड़ किसे कहा जाता है, तो झाला जालिम सिंह को कहा जाता है ना। समझ में आ गई क्यों कहा जाता है। और मेवाड़ शासक भीम सिंह के आग्रह पर इनकी कर दिया, पुनः शासक बना दिया जाता है। राम सिंह द्वितीय जो है 1857 की क्रांति के समय यहां पर क्या थे, शासक थे। कौन थे शासक, तो राम सिंह द्वितीय। भीम सिंह जो है वो भारत की स्वतंत्रता व राजस्थान के एकीकरण के टाइम पर कोटा के शासक थे। कौन, भीम सिंह। कोटा राज्य के शासक कौन थे स्वतंत्रता के टाइम पर और एकीकरण के टाइम पर, तो भीम सिंह थे। और क्रांति के समय कौन थे, कोटा के शासक राम सिंह थे, है ना। कौन कौन थे, कोटा के शासक राम सिंह थे। और इस राम सिंह को बंदी बना लिया था। 1857 की क्रांति की हम बात करेंगे, उस टाइम की बात है। तो 1857 की क्रांति के समय कोटा का शासक कौन है, राम सिंह द्वितीय है। और 1817-18 की जो सहायक संधियां की थी उस समय शासक किसने की थी, तो झाला जालिम सिंह ने की थी। और जालिम सिंह किसका शासक था, किसका, जो दीवान था, तो ये अपने उमेद सिंह जो था, उमेद सिंह का क्या है, दीवान है ना।
तो आज हमने चौहान राजवंश को कंप्लीट कर लिया है। आगे की क्लासों में हम एक नए राजवंश को स्टार्ट करेंगे और उनके हिसाब से हम आगे की क्लासें पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।